अभी तक हमने उपसर्ग की बात की थी। हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे, हिंदी के उपसर्ग पढ़े थे, अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़े थे, अरबी और फारसी के उपसर्ग भी पढ़े थे। लेकिन कुछ संस्कृत में भी कुछ अवयव शब्द होते हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अ, अध, अंतः, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुरा, सम और सह। ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में अव्यय होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपने पहला अव्यय देखा अ। अब अ का प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। हमने शब्द बनाए थे अ से अज्ञान और अज्ञान शब्द बनाया था हमने। इसके बाद आता है अधः। अधः से हमने बनाया, अधः से हम बना सकते हैं अधोपति और अधोगमन। अब आप सोचेंगे कि अधः से अधोपति और अधोगमन कैसे होगा, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा अधः धन गमन, और ये जो विसर्ग रहेगा ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तो इसीलिए अधः का प्रयोग होता है अधोपति में और अधोगमन में। इसके बाद आता है अंतः। तो अंतः से अंतःपुर और अंतःगमन। इसके बाद चिर से चिरायु और चिराग। पुनर से पुनर्निर्माण और पुनर्विचार। चिर से चिरायु चिराग, पुनर से पुनर्जन्म और पुनर्लेखन। बहिर से बहिर्गमन। सत से सज्जन। पुरा से पुरातत्व। सम से समकालीन और सह से सहकार। ये इस प्रकार के सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम उपसर्ग के रूप में कर सकते हैं और इस तरीके के शब्द बना सकते हैं। ये वाले कुछ शब्द हैं जैसे कि अंतःपुर, अधोपति, पुनर्जन्म और बहिर। ये वाले शब्द आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि इनसे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि उपसर्ग इसमें क्या होगा। तो ये उपसर्ग होगा अधः, अंतः, पुनर, बहिर, सत। कभी कभी शब्द, ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सज्जन में पूछा जाता है कि सज्जन में उपसर्ग बताइए, तो अधिकतर लोग बता देते हैं सच। तो ये गलत हो जाता है। सही क्या है? सत है। क्योंकि जब हम सज्जन का विच्छेद करते हैं तो सज्जन का विच्छेद होता है सत धन जन, और यही इसमें उपसर्ग होता है। ये सारी चीज़ें संधि में भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे आगे। तो ये कंप्लीट हो गए सारे उपसर्ग। अब बात आती है प्रत्यय की। प्रत्यय के बारे में अब हम बात करते हैं। प्रत्यय शुरू करने से पहले हम एक नोट लिख लेते हैं। नोट में आपको लिखना है कि जब भी उपसर्ग में विसर्ग आता है, जब भी उपसर्ग में विसर्ग, इन दो बिंदुओं को कहा जाता है विसर्ग। विसर्ग आता है तो वह आधे र में, इसको रेफ वाला र कहा जाता है, आधे र में बदल जाता है। जैसे कि अभी हमने लिखा था यहाँ पर बहिर, तो बहिर में, बहिर नहीं, अंतः, अंतः लिखा था हमने, तो अंतर्गमन हो जाता है वो, इस टाइप से। इसके बाद अब आती है प्रत्यय की बात। प्रत्यय मैंने आपको बताया था कि जब मूल शब्द में पीछे की तरफ अगर कोई शब्दांश जुड़ जाता है तो उसको कहा जाता है प्रत्यय। जैसे कि अगर यहाँ पर प्रत्यय दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा क्रिया प्लस यहाँ पर लिखा शब्दांश,
अब जो क्रिया है वो क्या है, आपका मूल शब्द है और यहाँ पर शब्दांश है। तो क्रिया जो होगी ये क्रिया ही क्या कहलाएगी, कृत कहलाएगी। अब कृत, ये कृत है, यहाँ पर शब्दांश जुड़ गया तो ये शब्दांश कहलाएगा प्रत्यय। इस प्रकार से ये हो गया कृत प्रत्यय। अब अगर कृत के अंत में, अगर कृत प्रत्यय के अंत में, कृत प्रत्यय में अगर अंत लगा हो तो इसको कहा जाता है कृदंत प्रत्यय। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको, जब कोई क्रिया होती है, कोई मूल शब्द होता है और उसके साथ में पीछे की तरफ शब्दांश जुड़ता है तो ये क्रिया ही क्या कहलाता है, कृत कहलाता है, और शब्दांश क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। लेकिन इसी क्रिया में अंत जुड़ा होता है तो इस पूरे प्रत्यय को कहा जाता है कृदंत प्रत्यय। इसी के साथ में अगर यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आता है और साथ में कोई शब्दांश जुड़ा होता है तो इस वाले शब्द को क्या कहेंगे, ये आपका मूल शब्द हो जाएगा और इस वाले शब्द को कहा जाएगा तद्धित। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आते हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है, तद्धित कहलाता है मूल शब्द, और ये शब्दांश क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रत्यय। इस प्रकार से ये पूरा क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के में अगर अंत जुड़ा हो तो ये प्रत्यय क्या कहलाएगा, तद्धितांत, तद्धितांत प्रत्यय कहलाता है। तो इस तरीके से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित। तद्धित का अर्थ होता है, तद्धित का विच्छेद करेंगे तो तत् धन हित, तद्धित, ठीक है। तद्धित का इस तरीके से विच्छेद होता है जिसका अर्थ क्या होता है, तद्धित में उसका हित करने वाला। तद्धित का अर्थ होता है उसका हित करने वाला। अब संज्ञा आपको पता है, संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, सर्वनाम में वह या वह, संज्ञा में किसी नाम या स्थान की जगह आ जाती है, सर्वनाम में यह वह आ जाता है, विशेषण किसी की विशेषता आ जाती है। तो ये जब इन तीनों शब्दों के साथ में कोई शब्दांश जुड़ता है तो उसी को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय में अंत जुड़ा होता है तो उसको कहा जाता है तद्धितांत प्रत्यय। तद्धित का अगर विच्छेद करेंगे तो तत् धन हित, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उसका हित करने वाला। तो इस तरीके से दो प्रकार के प्रत्यय हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ नियम जिनकी वजह से प्रत्यय पहचानने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो वो नियम अगर आपने पढ़ लिए तो आपसे कभी भी प्रत्यय गलत नहीं होंगे। नोट डाल के लिखना पड़ेगा आपको। प्रत्यय में मूल शब्द के साथ में अगर एक य या फिर आ आता है तो ये बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, तो देखो अ या आ आया तो वो किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है ई या ई आया तो वो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तीसरा नियम ऊ या ऊ आया तो वो किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। अब आप सोचोगे कैसे बदलेगा, तो देखिए मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। यह आपका मूल शब्द है, इसमें जैसा मैंने आपको बताया मूल शब्द, उसके साथ में एक ही य और अ, ये तीनों क्या है, ये शब्दांश है। शब्दांश मतलब क्या है, ये प्रत्यय है। तो ये बदल जाते हैं। और ये कुछ शब्द है, अगर आप एक नोट और लिख लीजिए कि एक प्रत्यय जुड़ने पर
प्रथम वर्ण के स्वर में निम्न परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है तो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने उदाहरण में लिखा परिवार, पहला उदाहरण ही है आपका। अगर हमने लिखा परिवार में अगर हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये जो पहला वर्ण है ये क्या है, ये एक व्यंजन है और हर व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है। कैसे, तो प आधा और साथ में अ, तब जाकर ये बनता है पूरा प। तो यहाँ पर पूरा प है और इसके साथ में अ स्वर जुड़ा है। हमने नियम में लिखा है अ या आ वर्ण होता है तो वो किस में बदल जाता है, वो आ में बदल जाता है। तो यहाँ पर प जो होगा ये किस में बदल जाएगा, पा में बदल जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, पारिवारिक। अब यहाँ पर मात्रा छोटी ई की है इसीलिए इस वाले र पर छोटी ई की मात्रा ही लगेगी। तो ये आपका शब्द हो गया पारिवारिक। अब अगर आपसे पूछ लिया पारिवारिक में आप कौन सा प्रत्यय है तो आप बता सकते हो आसानी से कि इक प्रत्यय है। या आपसे पूछ लिया कि परिवार शब्द का एक प्रत्यय जुड़ने पर क्या शब्द बनेगा तो आप बता सकते हो पारिवारिक शब्द बनेगा। ऐसे ही चमत्कार धन इक, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर भी च है आधा और साथ में अ जुड़ा है तो ये पूरा च बन गया। अब ये पूरा च बना तो ये बदला किस में, आ में, क्योंकि हमने नियम में लिख रखा है अ या आया तो किस में बदल जाएगा, आ में। तो इसका शब्द क्या हो जाएगा, चामत्कारिक। ऐसे ही अगला शब्द है कर्म धन इक। यहाँ पर भी क आधा साथ में आ जुड़ा है तो ये किस में बदल गया, का में। और का यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है इसीलिए म में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और शब्द हो जाएगा कार्मिक। ऐसे ही धर्म धन इक, तो यहाँ पर भी ध आधा और अ स्वर जुड़ा है इसमें तो ये बदल जाएगा धा में और शब्द हो जाएगा धार्मिक। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय को पहचान सकते हैं और बना भी सकते हैं उनसे शब्द। लेकिन आपको ये नोट याद रखने होंगे कि अगर एक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम वर्ण के स्वर में बदलाव आता है। और क्या बदलाव आता है, तो ये बदलाव हमने लिख लिए हैं। अगर आ आया यहाँ पर तो वो आ में बदल जाएगा, अगर ई आया तो वो आई में बदल जाएगा, अगर उ आया तो वो औ में बदल जाएगा। ये तो हमने अ और आ के ही उदाहरण लिखे। अब हम ई और ई के उदाहरण लिखेंगे। अब हम यहाँ पर ई और ई के लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ई या ई, इससे क्या बनेगा, आई। ये आई होता है और ये ए होता है, तो अगर एक मात्रा लग गई यानी कि आई है और कोई मात्रा नहीं है मतलब कि ए है। उदाहरण पहला, इच्छा धन इक। मैंने आपको बताया ई या ई रहता है तो किस में बदल जाता है, ए में। तो यहाँ पर ई है तो ये किस में बदल जाएगा, आई में। तो शब्द क्या हो जाएगा, ऐच्छिक, क्योंकि यहाँ पर ई लगा हुआ है इसलिए ये ऐच्छिक में बदल जाएगा। विज्ञान धन इक। अब यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा आ रही तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ए में। और बाकी ई ऐसा कैसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। ऐसे ही विकल्प धन इक। यहाँ पर भी ए में बदल जाएगा ई और शब्द हो जाएगा वैकल्पिक। ऐसे ही सिद्धांत और इक। यहाँ पर भी ई है इसलिए ये किस में बदल जाएगा, आई में, और शब्द हो जाएगा सैद्धांतिक।
आखिरी वाले शब्द में ई की मात्रा लग जाएगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और जो आगे वाला प्रथम वर्ण है वो बदल जाएगा, जैसे कि अ और आ में बदल रहा था, ई या ई में ए में, और ऊ में औ में बदल जाएगा। ये हमने ई और ई के भी उदाहरण कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं ऊ या ऊ के उदाहरण की। ऊ या ऊ, इससे क्या बना, औ। उदाहरण पहला, भूगोल धन इक। नोट पहला है ये, अभी इक प्रत्यय की ही बात चल रही है, उसके बाद य प्रत्यय आएगा और उसके बाद अ प्रत्यय आएगा। तो भूगोल, भ में ऊ की मात्रा है, हमने लिखा यहाँ पर ऊ या ऊ की मात्रा आएगी तो ऊ किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा ऊ है तो ये किस में बदल गया, औ में। तो शब्द क्या हो जाएगा, भौ गो, और ल में ई की मात्रा आ जाएगी, भौगोलिक। ऐसे ही उपन्यास धन इक, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, ये बदल जाएगा औ में और शब्द हो जाएगा औपन्यासिक। ऐसे ही उपचार धन इक, यहाँ भाई औ में बदल जाएगा और शब्द हो जाएगा औपचारिक। औपचारिक के बाद पुराण धन इक, यहाँ भी ऊ है तो वो किस में बदल जाएगा, औ में, शब्द हो जाएगा पौराणिक। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे प्रत्यय, कि जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम वाले वर्ण में कुछ बदलाव आते हैं, और किस प्रकार के बदलाव आते हैं। तो ये आपको तीनों बदलाव आपको याद होने चाहिए, कि अगर अ या आया तो वो बदल जाएगा आ में, ई आया तो बदल जाएगा आई में, ऊ आया तो बदल जाएगा औ में। अब हम बात करते हैं य प्रत्यय की। एक प्रत्यय हो गया है, अब मूल शब्द के साथ में अगर य प्रत्यय आता है तो क्या होता है। ये शुरू करने से पहले आप एक नोट लिख लीजिए। जब य प्रत्यय जुड़ता है तब एक प्रत्यय वाले सारे नियम लागू होते हैं, या ऐसा लिख लीजिए, सारे एक प्रत्यय वाले प्रथम वर्ण वैसे ही रहते हैं और शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। कैसे होता है तो हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ललित धन य प्रत्यय है इसमें, और ललित मूल शब्द है। अब हमने एक प्रत्यय में देखा था कि अ और आ मिलकर आ बनाते हैं, तो यहाँ पर ल के साथ में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ला बनाएगा। तो शब्द क्या होगा, लाली। अब हमने क्या लिखा आगे, और शब्द का अंतिम वर्ण कैसा हो जाता है, आधा, तो जो त रहेगा ये त कैसा हो जाएगा, आधा, तो शब्द क्या हो जाएगा, लालित्य। ऐसे ही पश्चात, तो पश्चात में भी अ छुपा है तो ये हो जाएगा पा, और आधा वर्ण हो जाएगा अंतिम वर्ण, तो शब्द क्या हो जाएगा, पाश्चात्य। ऐसे ही स्वस्थ, सब आधा ही है और साथ में व आधा और अ,
तो क्या हो जाएगा, ये स्वा हो जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, क्योंकि थ कैसा हो जाएगा, आधा, हमने नोट में लिख ही रखा है। इसके बाद अब लिखा हुआ है मधुर। मधुर में भी म के साथ में क्या छुपा है, अ, तो ये बदल गया किसमें, म में, और र आधा हो जाएगा यानी कि य पर लग जाएगा। तो शब्द हो जाएगा माधुर्य। सहचर्य, स धन अ, तो ये हो जाएगा सा, और शब्द हो जाएगा साहचर्य, क्योंकि र आधा हो जाएगा। कवि, क धन अ, का, यहाँ पर व आधा हो जाएगा। व में ई की मात्रा को आप हटा दीजिए, क्योंकि हमको वर्ण को आधा करना है, इसीलिए शब्द क्या हो जाएगा, काव्य। ये हो गए सारे अ या आ वाले। अब हम बात करते हैं ई वाले शब्दों की है, तो वो आई में बदल जाता है, और कैसे बदलता है वही लिखना है। अब ई या ई की बात आती है, तो हमने लिखा ईश्वर और साथ में य प्रत्यय लगाया। तो हमने बोला ही था कि ई या ई अगर आता है तो वो किस में बदल जाता है, आय में। तो शब्द क्या हो जाएगा, ऐश्व, और र आधा हो जाएगा तो ऐश्वर्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सेना और य। यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ रहा है, पहले से ही ए आ रहा है, तो ये जैसा का ऐसा है वही रहेगा। यहाँ पर लिख लेना आप चाहो तो, ए या आई आया तो वो आई में ही बदलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, से, और ना आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शब्द सैन्य। इसके बाद अब उ या उ की बात करें, तो ये किस में बदल जाएगा, औ में। जैसे हमने लिखा कुमार और या लगाया, तो ये क और उ आया, तो ये हो गया कौ। शब्द हो जाएगा कौमा, र आधा हो जाएगा कौमार्य। आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे पॉइंट, य वाले, इक वाले, और इनमें जो वर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आ बदलकर आ बनाता है, ई बदलकर आई बनाता है, और उ बदलकर औ बनाता है, और इनका प्रत्यय में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अप्रत्यय की, कि जब मूल शब्द में अ लगता है तो क्या होता है। अब जब मूल शब्द में अप्रत्यय आता है तो क्या होता है, देखिए ये वाले जो प्रत्यय होते हैं ये अपवाद वाले प्रत्यय होते हैं, तो आप यहाँ पर अपवाद के रूप में लिख सकते हैं अपवाद वाले प्रत्यय, क्योंकि इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इनको अपवाद वाले प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण लिखा दनु, और साथ में अप्रत्यय जुड़ गया, तो यहाँ पर अप्रत्यय जुड़ा, इसीलिए ये बदल जाएगा आ में, दा। और ये जो ऊ की मात्रा है, ऊ और ऊ संधि में, ऊ और ऊ जो होता है वो व में बदल जाता है, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा है, तो इसीलिए ये किस में बदल जाएगा, व में। तो शब्द हो जाएगा दानव। ऐसे ही मनु शब्द हमने लिखा और यहाँ पर अ लिखा, तो यहाँ पर भी ऊ की मात्रा है, इसीलिए ये शब्द हो गया मानव। ऐसे ही यदु हमने लिखा और अप्रत्यय लगाया, तो क्या हो गया, यादव। ऐसे ही रघु लिखा और अप्रत्यय लगाया, तो हो गया राघव। अब अगर हमने लिखा जिन, जिन के साथ में अगर अप्रत्यय लगाया, तो हमने लिखा था कि ई या ई किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है, तो यहाँ पर ज किस में बदल जाएगा, जे, और न ऐसा ही रहेगा। उसके बाद शिव लिखा हमने, शिव और अप्रत्यय, यहाँ भी ई की मात्रा है, तो ये किस में बदल जाएगा, शेव में। तो ये सारे अपवाद वाले प्रत्यय कहलाते हैं। अप्रत्यय वैसे बहुत एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, या आपसे पूछ लिया जाता है कि दानव में कौन सा मूल शब्द है, या जैन में कौन सा मूल शब्द है, या शिव में कौन सा है, तो आप दानव में क्या बता देंगे कि दान होगा, जबकि ये गलत हो जाता है।
मानव में आप मान बता देते हैं, ये भी गलत हो जाता है। यादव में आप याद बता देते हो, ये सब गलत हो जाते हैं। सही शब्द क्या है? दनु, मनु, यदु, रघु, जिन, शिव। और यही एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ये उदाहरण वही हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और उदाहरण होता है भृगु। भृगु भी पूछा जाता है। अब भृगु में अगर इसका विच्छेद करें तो भ के साथ में ऋषि है और ग में उ की मात्रा, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भार्गव, क्योंकि ये वाला जो ऋषि होता है वो रेफ वाले र में बदल जाता है और उ की मात्रा है, इसलिए व आ गया यहाँ पर। तो ये सारे अपवाद वाले प्रत्यय हो गए, यानी कि अप्रत्यय वाले शब्द हो गए। अब हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की, कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे नियम आपको अगर याद होंगे तो आप आसानी से शब्दों में से प्रत्यय पहचान सकते हैं या मूल शब्द भी पहचान सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर प्रत्यय ही पूछे जाते हैं कि निम्न शब्द में कौन सा प्रत्यय है या कौन सा उपसर्ग है, या कभी कभी अगर बहुत रेयर केस हुआ तो मूल शब्द पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में मूल शब्द बताइए। अब बात करते हैं कृत प्रत्यय की। क्रिया करने वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं किस में? वो आते हैं कृत प्रत्यय में। जैसे कि अक, अन, अक, अन। और अक से कौन सा शब्द बनेगा? गायक। कैसे बनेगा? तो आप विच्छेद करके देखेंगे तो गय धन अक। बताइए किस संधि का उदाहरण हो सकता है? गे धन अक। गे धन अक जो होता है वो अयादि संधि का उदाहरण होता है। अयादि संधि में 4 नियम होते हैं, उन चारों नियम के अनुसार इन कृत प्रत्यय में उनका प्रयोग किया जाता है। ये कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय इतने प्रकार के होते हैं, 21 प्रकार के होते हैं। और कृत प्रत्यय किस पर आधारित होते हैं? तो जो भी हम क्रिया करते हैं, क्रिया पर आधारित जितने भी शब्द होते हैं वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि सबसे पहला शब्द था अक, लेकिन इसमें ये पहचानने मुश्किल हो जाता है कि इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। तो वो देखिए, मूल शब्द इसमें गे है। मैंने ये सारे मूल शब्द ही लिखे हैं और इन मूल शब्दों से ही आपको प्रत्यय बनाने, प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने। कैसे? तो यहाँ पर मैंने मूल शब्द लिखा है गे। गे के साथ में अगर अक लगा दिया जाए तो ये शब्द हो जाता है गायक। ऐसे ही ने के साथ में अगर अक लगा दिया जाए तो ये शब्द हो जाता है नायक। ऐसे ही पो के साथ में अन लगा दिया जाए तो पवन हो जाता है, और पौ के साथ में अन लगा दिया जाता है तो पावन हो जाता है। घट लिखा है यहाँ पर, तो घट के साथ में अगर अना प्रत्यय लगा है तो घटना, तुलना और वंदना। आई प्रत्यय लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई। ई प्रत्यय हरि, गिरी और माली। ई प्रत्यय हंसी, बोली और रेती। उक प्रत्यय इच्छुक और भिक्षुक। तव्य, कर्तव्य और वचव्य। ती प्रत्यय अति, प्रीति, शक्ति और भजती। ते प्रत्यय जाते और खाते। उसके बाद त्र प्रत्यय अन्यत्र, सर्वत्र और अस्त्र। यहाँ पर स आधा है इसीलिए ये अस्त्र। न प्रत्यय क्रदन, वंदन और मंदन। ना प्रत्यय पढ़ना, लिखना और बोलना है ये। उसके बाद म प्रत्यय दाम और धाम। य प्रत्यय गद्य और पद्य। या प्रत्यय मृग्या और विद्या। रू प्रत्यय गेरू। वाला प्रत्यय देने वाला और आने वाला। अय्या प्रत्यय रखैया, बचैया और गैया। वैया प्रत्यय खैया। हार प्रत्यय होनहार, रखनहार और खेलनहार। तो ये सारे के सारे कृत प्रत्यय हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले यही प्रत्यय हैं। अक, अन, अना, आई, तव्य, ती, ते, त्र। इस टाइप के जितने भी प्रत्यय हैं, और ये एक वाला और हार, ये प्रत्यय सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये प्रत्यय आने चाहिए। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं
तद्धित प्रत्यय, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। कृत प्रत्यय के बाद अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। ये सारे मैंने आपको तद्धित प्रत्यय लिखकर बता दिए हैं, ये भी 20 प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय में ये सारी जो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे मूल शब्द हैं। और मूल शब्द से अगर आप शब्द बनाएंगे तो कैसे होगा, आय प्रत्यय लगाकर पछताई जगाई, फिर आइन प्रत्यय लगाकर पंडिताइन लड़ाई और ठकुराइन, उसके बाद आई प्रत्यय लगाकर चतुराई चौड़ाई, आनी प्रत्यय लगाकर सेठानी नौकरानी और मथानी, आयत प्रत्यय लगाकर बहुतायत और पंचायत, आहट प्रत्यय लगाकर चिकनाहट घबराहट, इल प्रत्यय लगाकर फैनिल कुटिल और जटिल, इष्ट प्रत्यय लगाकर कनिष्ठ वरिष्ठ और बलिष्ठ, ई प्रत्यय लगाकर सुंदरी बोली और पक्षी, यहाँ पर पक्ष आएगा, ए प्रत्यय लगाकर बच्चे लेखे और लड़के, ए प्रत्यय लगाकर अतिथेय आत्रेय, एल प्रत्यय लगाकर फुलेल और नाकेल, एरा प्रत्यय लगाकर मामेरा और लुटेरा, ओला प्रत्यय लगाकर खटोला पटोला और सपोला, ओती प्रत्यय लगाकर पनौती और मनोती, क प्रत्यय लगाकर धमक और चमक, जा प्रत्यय लगाकर भ्रातजा और दूजा। यहाँ पर दो जो है मूल शब्द है, लेकिन इसका पूर्ण शब्द क्या बनेगा, दूजा। कर प्रत्यय लगाकर विशेषकर और खासकर, ड़ा या डी प्रत्यय लगाकर चमड़ी या चामड़ी, बछड़ी या बाछड़ी और पंखड़ी या पांखड़ी, त प्रत्यय लगाकर रंगत संगत और खपत। ये सारे के सारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इसी में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं आई आइन, जो भी शुरुआत के प्रत्यय होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आप आसानी से इन मूल शब्दों को मिलाकर, इन प्रत्ययों को मिलाकर आप पूरा शब्द बना सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। यह आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी ऐप पर जो दे रखी है वीडियो, उसमें देखकर आप जितना भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको जो भी डाउट हो। आप व्हाट्सएप नंबर आपने ले ही रखा है 8770201952, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, केवल कमेंट ही करेंगे कि आपको जो डाउट है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।